1 जून 2001 को नेपाल के शाही परिवार के 9 सदस्यों को उनके ही राजमहल में गोली मार दी गई। लेकिन एक साथ सारे परिवार की हत्या किसने कर दी? इस केस की जांच कर रही टीम के हिसाब से कई लोगों को दोषी माना गया। अलग अलग थ्योरीज आई, लेकिन आज तक इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड कौन है ये पता नहीं चला। हमारे पड़ोसी देश नेपाल, जहां यह हत्याकांड हुआ, इस हत्याकांड को दरबार हत्याकांड भी कहा जाता है। और जिस समय यह हत्याकांड हुआ उस समय नेपाल में राजतंत्र, और आज भी नेपाल में लोकतंत्र की बजाय राजतंत्र होता। हालांकि 2001 में नेपाल में संवैधानिक राजतंत्र था। 1 जून 2001 को जब यह हत्याकांड हुआ उस समय नेपाल के राजा थे राजा वीरेंद्र वीर विक्रम शाह। राजा वीरेंद्र नेपाल की राजधानी काठमांडू में अपने राजमहल में रहते थे, जिसे नारायण हिटी दरबार भी कहा जाता था। उनके साथ उनकी पत्नी ऐश्वर्या, उनके उत्तराधिकारी मतलब उनके बड़े बेटे दीपेंद्र वीर विक्रम शाह और उनके छोटे बेटे निराजन वीर विक्रम शाह भी रहते थे। 1 जून 2001 की रात इस महल के त्रिभुवन सदन में डिनर पार्टी चल रही थी, जिसमें राजा वीरेंद्र के परिवार एवं उनके रिश्तेदारों को मिलाकर कुल 22 लोग थे। ये शाही पार्टी थी, इसलिए इसमें सिर्फ राजशाही मेहमानों की एंट्री थी। इसके अलावा इस पार्टी को कोई ज्वाइन नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि वहां उपस्थित सुरक्षा कर्मी भी पार्टी में शामिल नहीं हो सकते थे। पार्टी में रंग आ ही रहा था कि तभी अचानक बाहर मौजूद सुरक्षा कर्मी और राजा के बॉडीगार्ड को रात 8:50 पे गोली चलने की आवाज आती है। लेकिन उन्हें लगा शायद जस्ट में फायरिंग की गई होगी, लेकिन थोड़े ही समय बाद अंदर से लगातार गोलियां चलने की आवाजें आती हैं। ऐसा लग रहा था कि अंदर कोई मशीन गन चला रहा हो। सुरक्षाकर्मी और बॉडीगार्ड त्रिभुवन सदन की तरफ भागे। लगभग 7 मिनट लगातार चली ये फायरिंग 8:57 में 2 आखिरी शॉट के बाद बंद हो गई। सुरक्षाकर्मी जहां पार्टी हो रही थी वहां अंदर जाने पर उनके होश उड़ गए, क्योंकि वहां चारों तरफ खून ही खून बिखरा पड़ा था और वो सारा खून वहीं पड़ी लाशों का था। यहाँ 11 लोगों की लाशें पड़ी थी, जिसमें से एक थे राजा वीरेंद्र वीर विक्रम शाह। लेकिन राजा वीरेंद्र का परिवार कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा था, इसलिए सुरक्षा कर्मियों ने सब जगह ढूंढना शुरू किया। तब बाहर तरफ उन्हें रानी ऐश्वर्या, उनके बड़े बेटे दीपेंद्र और छोटे बेटे निराजन की बॉडी दिखाई दी। सभी 14 लोगों को अस्पताल ले जाया गया। महल से 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित आर्मी हॉस्पिटल। राजा वीरेंद्र की बॉडी में अभी भी हरकत थी, इसलिए उन्हें बचाना सबसे ज्यादा जरूरी था, क्योंकि वो नेपाल के राजा थे। साथ ही बाकी घायलों का भी इलाज शुरू किया गया। डॉक्टरों के बहुत प्रयास के बाद भी राजा वीरेंद्र को बचाया नहीं जा सका। साथ ही उनकी पत्नी ऐश्वर्या और निराजन को भी डॉक्टर नहीं बचा पाए। डॉक्टरों के भरसक प्रयास के बाद भी डॉक्टर इनमें से कईयों को नहीं बचा पाए, जिसमें राजा वीरेंद्र खुद, उनकी पत्नी ऐश्वर्या, उनके छोटे बेटे निराजन, राजा वीरेंद्र की पुत्री राजकुमारी श्रुति, राजा वीरेंद्र के छोटे भाई राजकुमार धीरेन्द्र, राजा वीरेंद्र की बड़ी बहन शांति, राजा वीरेंद्र की मझली बहन राजकुमारी शारदा एवं उनके पति कुमार खड़गा और राजा वीरेंद्र की चचेरी बहन राजकुमारी जयंती। लेकिन अभी तक जो घायल जिंदगी और मौत से लड़ रहे थे वो थे राजा वीरेंद्र के बड़े बेटे राजकुमार दीपेंद्र, राजा वीरेंद्र की छोटी बहन राजकुमारी शोभा, राजा वीरेंद्र की पुत्री राजकुमारी श्रुति के पति कुमार गोरख, राजकुमारी कोमल, राजा वीरेंद्र के भाई ज्ञानेंद्र की पत्नी और केतकी चेस्टर, राजा धीरेन्द्र की चचेरी बहन। इस घटना के बारे में नेपाल के लोगों को कोई खबर नहीं थी। किसी भी तरह से खबर को महल से बाहर नहीं जाने दिया गया, क्योंकि अगर ये खबर बाहर जाती तो बाहर लोगों में अफरा तफरी मच सकती थी। लेकिन 2 जून 2001 को सुबह नेपाल रेडियो में राजा वीरेंद्र एवं उनके साथ मरने वालों की खबर सुनाई गई, जिसे सुनकर नेपाल के लोगों का बुरा हाल हो गया, क्योंकि वो अपने राजा को भगवान की तरह मानते थे। पूरे नेपाल में मातम फैल गया, लेकिन लोग अब राजकुमार दीपेंद्र को बचाने के लिए भगवान से प्रार्थना करने लगे, क्योंकि राजा वीरेंद्र वीर विक्रम शाह की गद्दी के उत्तराधिकारी राजकुमार दीपेंद्र ही थे। इधर नेपाल की जनता का अपने राज्य के लिए रो रो कर बुरा हाल था। ये घटना बहुत बड़ी थी, इसलिए सभी देशों में ये खबर फैल गई और ज्यादातर देशों के मीडिया हाउस ये कवर करने के लिए नेपाल आ गए। इधर इस हत्याकांड में मारे गए सभी लोगों को शव यात्रा निकाली गई, जो आर्मी हॉस्पिटल से पशुपतिनाथ मंदिर तक जाती थी। इसमें राजा वीरेंद्र, उनकी पत्नी ऐश्वर्या, उनके बेटे एवं अन्य शाही परिवार के लोगों के शव थे। इस शव यात्रा में पूरे नेपाल की जनता साथ थी। साथ ही अपने राजा के सम्मान में वहां के पुरुषों ने अपना सर मुड़वा लिया था। राजा के प्रति नेपाल की जनता का कितना प्रेम था
ये इस बात से पता चलता है कि वहां के पुरुषों ने अपना सर तो मुड़वाया था, लेकिन उन सभी के बाल बनाने के लिए किसी भी नाई ने एक भी रुपए नहीं लिए थे। सारे शवों को बागमती नदी के पास अराई घाट में लाया गया, जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया। इधर राजकुमार दीपेंद्र को अगला राजा बना दिया गया, जो अभी भी होश में नहीं थे। लेकिन 4 जून 2001 को सुबह 3:45 पे दीपेंद्र वीर विक्रम शाह ने भी दम तोड़ दिया। राजा वीरेंद्र का कोई भी वारिस नहीं बचा था जो गद्दी संभाल सके। इधर ये हत्याकांड क्यों हुआ, इसका पता चला कि ये घटना ऑटोमेटिक वेपन में हुई कुछ गड़बड़ी की वजह से हुई, जिसमें ऑटोमेटिक वेपन से खुद ब खुद फायरिंग होने लगी और लोग मर गए। साथ ही नेपाल के प्रधानमंत्री गिरिजा प्रसाद कोइराला भी इस बात से सहमत थे और जनता को शांति बनाए रखने के लिए कह रहे थे, लेकिन ये बात नेपाल की जनता मानने को तैयार नहीं थी। अब राजा वीरेंद्र वीर विक्रम शाह का कोई भी वारिस नहीं बचा था, इसलिए राजा वीरेंद्र वीर विक्रम शाह के छोटे भाई ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाह को राजा बनाया गया। लेकिन नेपाल की जनता इस बात से खुश नहीं थी और उसका कारण भी था। राजा ज्ञानेंद्र का बेटा राजकुमार पारस, जिसने नेपाल के मशहूर सिंगर के ऊपर गाड़ी चढ़ाती थी, साथ ही वो आए दिन लड़ाई झगड़े करता रहता था, लेकिन कभी भी उसे इन सब चीजों के लिए पुलिस का सामना नहीं करना पड़ा था। और अब तो उसके खुद के पिता ही राजा बन गए थे। नेपाल की जनता का मानना था कि राजकुमार पारस एक अय्याश रईस ज्यादा है। इधर एक सुगबुगाहट चल रही थी कि इस हत्याकांड के पीछे राजकुमार दीपेंद्र का हाथ था। नेपाल की जनता भी चाहती थी कि इस हत्याकांड का खुलासा हो। जनता द्वारा बार बार मांग किए जाने पर राजा ज्ञानेंद्र को एक जांच कमेटी बनानी पड़ी, जिसमें नेपाल के मुख्य न्यायाधीश केशव प्रसाद उपाध्याय और स्पीकर तारानाथ राणावत, इसके अलावा लंदन की न्यू स्कॉटलैंड यार्ड इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को भी जांच में शामिल किया गया। इधर ये जांच कमेटी बैठाई गई और उधर नेपाल की जनता फिर से सड़क पर उतर आई। वो सभी राजा ज्ञानेंद्र का विरोध करने के लिए उतरे थे। जनता को पता था कि राजा ज्ञानेंद्र के बाद अगला राजा राजकुमार पारस बनेंगे, जिनकी अय्याशी के बारे में नेपाली नागरिक जानते थे। वो युवराज पारस को अपने भविष्य के राजा की छवि में नहीं देखते थे, इसलिए वो सब सड़कों पर उतर आए थे। राजा ज्ञानेंद्र ने भीड़ को हटाने के लिए कहा और पुलिस वालों ने भीड़ पर लाठीचार्ज कर वहां से लोगों को भगा दिया। जांच कमेटी ने अपनी जांच कर ली थी और हत्याकांड के समय उपस्थित सुरक्षाकर्मी, राजा के बॉडीगार्ड, उनका स्टाफ और इस हत्याकांड में बचे हुए लोगों से पूछताछ कर एक निष्कर्ष निकाला था। जो उन्होंने अपनी जांच में दिया था वो कुछ इस प्रकार था कि राजा वीरेंद्र वीर विक्रम शाह की एक आदत थी कि वो महीने के पहले और तीसरे शुक्रवार को पार्टी देते थे, जिसमें उनका परिवार साथ में उनके शाही मेहमानों को बुलाया जाता था। साथ ही ये पार्टी अलग अलग लोगों द्वारा दी जाती थी। कभी राजा वीरेंद्र इसका अरेंजमेंट करते, तो कभी रानी, तो कभी युवराज दीपेंद्र, तो कभी भाई ज्ञानेंद्र। लेकिन 1 जून 2001 की पार्टी युवराज दीपेंद्र के द्वारा रखी गई थी। साथ ही 1 जून 2001 को शुक्रवार भी था। इस पार्टी का सारा इंतजाम दीपेंद्र कर रहे थे, इसलिए वो इसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते थे। इसलिए वो हर छोटी बड़ी चीज का ध्यान रख रहे थे, वो भी अपने लेवल पे। इसलिए वो खुद ही कॉल करके सबसे कंफर्म कर रहे थे कौन आने वाला है और कौन नहीं, जिससे जिसको जो कुछ पसंद हो वो सब पार्टी में रखा जाए। तकरीबन 7 बजे राजकुमार दीपेंद्र त्रिभुवन सदन के बिलियर्ड्स रूम पहुंचे, क्योंकि पार्टी का इंतजाम इसी बिलियर्ड्स रूम में था। सबसे पहले राजा वीरेंद्र के बहनोई राजकुमार महेश्वर कुमार सिंह पार्टी में पहुंचे। राजकुमार दीपेंद्र ने उनका स्वागत किया और उनके लिए स्कॉच का एक पैक बनाया। लगभग 7:20 में रानी ऐश्वर्या, राजा वीरेंद्र की 3 बहन शांति, शारदा और शोभा के साथ बिलियर्ड्स रूम में पहुंची। एक एक करके सारे मेहमान कमरे में दाखिल हो रहे थे। 7:40 में राजा वीरेंद्र का भतीजा राजकुमार पारस, उनकी मां कोमल, बहन प्रेरणा और पत्नी हिमानी के साथ महल में पहुंचे। लेकिन पारस के पिता राजकुमार ज्ञानेंद्र पार्टी में नहीं आए, क्योंकि किसी काम से वो पोखरा गए हुए थे। इसके बाद राजकुमार दीपेंद्र के छोटे भाई राजकुमार निराजन, बहन श्रुति पार्टी रूम में आए। धीरे धीरे सभी मेहमान पार्टी में आ चुके थे। तभी राजमाता यानी राजा वीरेंद्र की मां रत्ना राज्य लक्ष्मी देवी शाह, जिस बिलियर्ड्स रूम में पार्टी चल रही थी, उसके बगल वाले कमरे में चली गईं। सभी लोग पार्टी में आ चुके थे, लेकिन राजकुमार दीपेंद्र के पिता राजा वीरेंद्र अभी तक पार्टी में नहीं पहुंचे थे, क्योंकि वो अपने ऑफिस में पत्रकारों को इंटरव्यू दे रहे थे। इधर बिलियर्ड्स रूम में राजकुमार दीपेंद्र शुरू से ही शराब के पैक पे पैक घटकते जा रहे थे।
सारे मेहमान भी ये सब देख रहे थे, लेकिन उनके लिए ये कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि अक्सर राजकुमार दीपेंद्र पार्टी में ऐसे ही शराब पीते थे। थोड़ी देर बाद राजकुमार दीपेंद्र अपनी बहन श्रुति के पति कुमार गोरख के साथ बिलियर्ड्स खेलने लगते हैं और उनमें आपस में बात होती रहती है। तभी अचानक दीपेंद्र अपने कमरे में चले जाते हैं और लगभग 8:20 में वॉकी टॉकी से अपने लिए गांजे से भरी सिगरेट मंगवाते हैं और वहीं सबके सामने पीने लग जाते हैं। लेकिन सिगरेट पीने के बाद दीपेंद्र आज खुद पे कंट्रोल पूरा नहीं रख पा रहे थे। दीपेंद्र पहले भी इस तरह शराब और सिगरेट का सेवन करते थे, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने अपना कंट्रोल खोया हो। वो चलते चलते लड़खड़ाने लगते, फिर किसी को आकर उन्हें संभालना पड़ता। बार बार वो इसी तरह लड़खड़ा के किसी के भी ऊपर गिर जाते। इसलिए राजकुमार दीपेंद्र को सहारा देकर उनके कमरे में छोड़ दिया गया। पार्टी के मेहमानों ने उन्हें आराम करने दिया ताकि वो कुछ समय में नॉर्मल हो जाए। जांच कर रही टीम के रिपोर्ट के अनुसार राजकुमार दीपेंद्र ने आखिरी फोन 8:39 में किया था। इधर राजा वीरेंद्र भी 8:45 तक अपना इंटरव्यू देकर आ चुके थे। सबसे पहले वो बिलियर्ड्स रूम के बगल वाले कमरे में बैठी अपनी माँ से मिलते हैं और फिर पार्टी में आ जाते हैं, जहाँ वो एक कोक की गिलास उठाते हैं और लोगों से बात करने लगते हैं। थोड़े समय तक सब आपस में बात करते रहे। उधर राजकुमार दीपेंद्र उठते हैं और वॉशरूम में उल्टियाँ करते हैं। फिर वो अपने कमरे में आते हैं, आर्मी वाली ड्रेस पहनते हैं और अपनी बंदूकों के कलेक्शन के पास जाते हैं, क्योंकि दीपेंद्र को बंदूकों का बहुत शौक था और उनके पिता राजा वीरेंद्र उन्हें उनके जन्मदिन पर बंदूकें देते थे, क्योंकि ये उन्हें बहुत पसंद थी। और सबसे पहली बंदूक राजा वीरेंद्र ने उन्हें 8 साल की उम्र में दी थी। अपनी बंदूकों के कलेक्शन को देखने के बाद उन्होंने उसमें से कुछ बंदूकें निकाली, जिसमें गोल्ड M16 ऑटोमेटिक राइफल, एक ऑटोमेटिक MP5 सब मशीन गन, एक SPS-12 शॉर्ट गन और एक 9mm पिस्टल थी। ये सब लेकर राजकुमार दीपेंद्र बिलियर्ड्स रूम की तरफ चल देते हैं। लगभग 8:50 तक दीपेंद्र बिलियर्ड्स रूम पहुंच चुके थे। पार्टी में उनको इस कपड़ों में आता देख लोगों को उनकी ड्रेस देखकर आश्चर्य हुआ, लेकिन उनको इन गन्स के साथ देख किसी को आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि सबको पता था कि राजकुमार दीपेंद्र को बंदूकें कितनी पसंद है। वहां मौजूद लोगों को लगा कि दीपेंद्र अपनी बंदूकों का नया कलेक्शन पिताजी को दिखाने के लिए लाए हैं। राजा वीरेंद्र भी दीपेंद्र की तरफ बढ़ते हैं। तभी दीपेंद्र अपनी गन से फायर कर देते हैं, जो जाके राजा वीरेंद्र को लगती है। अचानक से ये क्या हुआ किसी को कुछ समझ नहीं आता। तभी राजा वीरेंद्र के हाथ से कोक का ग्लास छूट जाता है और वो जमीन पर गिर जाते हैं और उनके कंधे से खून निकलने लगता है। तभी वहां उपस्थित डॉक्टर शाही अपना कोट उतार के राजा वीरेंद्र के कंधे के पास रखते हैं, जिससे खून का रिसाव कम हो। इसके बाद दीपेंद्र अपने कमरे में चले गए, लेकिन पार्टी में मौजूद लोगों को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से ये क्या हो गया। सभी लोगों ने जाके राजा वीरेंद्र को संभाला। इधर दोबारा राजा दीपेंद्र अपने हाथों में गन लेके बिलियर्ड्स रूम में पहुंचे और अपने पिता की तरफ बढ़ने लगे। तभी वहां मौजूद राजा वीरेंद्र के सबसे छोटे भाई राजकुमार धीरेन्द्र ने दीपेंद्र को रोका और कहा, अब बस करो। तभी दीपेंद्र ने अपने चाचा यानी राजकुमार धीरेन्द्र पर गोली चला दी। राजकुमार धीरेन्द्र गोली लगने की वजह से वहां से दूर गिर गए। इसके बाद तो राजकुमार दीपेंद्र के सर पर खून सवार हो गया। उन्होंने सब पर अंधाधुंध गोलियां बरसानी चालू कर दी। लगातार गोली चलाने के बाद वो बिलियर्ड्स रूम के बाहर गार्डन की तरफ जाने लगे। वो एक बार फिर लौटे और अपने पिता पर फिर से गोलियां चलाई और फिर गार्डन की तरफ जाने लगे, जहां उनके पीछे उनकी मां ऐश्वर्या और भाई निराजन आ रहे थे। दीपेंद्र की मां ने दीपेंद्र को रोकना चाहा तो दीपेंद्र ने उन पर गन तान दी। तब मां को बचाने के लिए निराजन आगे आया। दीपेंद्र ने निराजन पर गोली चला दी और फिर अपनी मां ऐश्वर्या पर भी गोली चला दी। इसके कुछ समय बाद राजकुमार दीपेंद्र ने खुद को भी गोली मार ली। जांच एजेंसी द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट में हत्याकांड का मास्टरमाइंड राजकुमार दीपेंद्र थे और ये पूरी जांच की रिपोर्ट सिर्फ 1 हफ्ते में तैयार हो गई थी। लेकिन युवराज दीपेंद्र ने ये सब कुछ क्यों किया, इस पर जांच एजेंसी का कहना था कि इसकी एक खास वजह थी। साल 1995 में राजकुमार दीपेंद्र पढ़ने के लिए यूके जाते हैं। जहां वो अपनी पढ़ाई कर रहे थे, वहीं उनकी मुलाकात देवयानी राणा से होती है। देवयानी भी राजसिक खानदान से ताल्लुक रखती थीं। देवयानी ग्वालियर राज घराने से थीं। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती बढ़ती है और कब ये प्यार में बदल जाती है उन्हें पता ही नहीं चलता। ये मुलाकातें और बढ़ती जाती हैं और उनका प्यार परवान चढ़ने लगता है। अब वो एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते थे।
इसलिए वो शादी करने का फैसला लेते हैं। राजकुमार दीपेंद्र ये बात अपनी माँ एस शौर्या को बताते हैं, लेकिन राजकुमार दीपेंद्र की माँ और उनकी दादी रत्ना राजलक्ष्मी ने इस शादी से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि देवयानी ग्वालियर राज घराने से आती है जो हमसे बहुत संपन्न है, इसलिए उसको बहू बनाना ठीक नहीं है। साथ ही उसकी शैली परंपरा सब भारतीय है और हमारे रीति रिवाज अलग हैं, वो उसमें ढल नहीं पाएगी। लेकिन युवराज दीपेंद्र कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। तब उनकी दादी ने बताया कि आखिर वो इस शादी को क्यों रोकना चाहती हैं। तब उनकी दादी ने बताया साल 1846 में जंग बहादुर राणा, जो राजा राजेंद्र विक्रम शाह के यहाँ मामूली काजी थे, 14 सितंबर 1846 को अपने भाई की मदद से 40 लोगों को मौत के घाट उतार दिया और राजा राजेंद्र विक्रम शाह को हाउस अरेस्ट कर दिया और खुद को वहां का प्रधानमंत्री घोषित कर दिया। लेकिन सत्ता राजेंद्र विक्रम शाह ही चला रहे थे, जंग बहादुर राणा के इशारों पर। राणा वंश का शासन 104 वर्षों तक रहा। फिर 1951 में राजा त्रिभुवनवीर विक्रम शाह ने भारत की मदद से पलटवार किया और अपनी सत्ता स्थापित की। शाहों को अपनी गद्दी तो वापस मिल गई थी, लेकिन राणा ने जो किया वो आज तक भूल नहीं पाए थे और देवयानी उसी राणा वंश से थी। और अगर दीपेंद्र देवयानी से शादी करता तो दीपेंद्र आगे चल के राजा बनता और देवयानी महारानी बनती। इसलिए राजकुमार दीपेंद्र की मां इस शादी के खिलाफ थी, लेकिन युवराज दीपेंद्र बात मानने को तैयार नहीं थे। दीपेंद्र उसी तरह देवयानी से मिलते रहे। उनकी मां बार बार उन्हें देवयानी से मिलने से मना करती। अपनी शादी और मिलने जुलने में दखल से वो धीरे धीरे बहुत ज्यादा मात्रा में गांजा और शराब पीना शुरू कर देते हैं। दीपेंद्र को इस बुरी लत में फंसता देख उनकी जेब खर्ची में भी कटौती कर दी गई। इस वजह से नाराज होकर राजकुमार दीपेंद्र ने सबकी जान ले ली। साथ ही इस हत्याकांड से पहले 8:39 में दीपेंद्र ने देवयानी को कॉल किया था, जिसमें दीपेंद्र ने देवयानी को गुड नाइट बोला और कल मिलने का वादा किया। यह रिपोर्ट आने के बाद जब जांच टीम ने देवयानी से पूछताछ करनी चाहिए, देवयानी तब तक भारत जा चुकी थी। जब इस हत्याकांड की खबर देवयानी को मिली, यानी 2 जून 2001 को, वो तुरंत भारत निकल गई थी। जब ये रिपोर्ट मीडिया में आई और नेपाल के लोगों के पास पहुंची, तब उन लोगों ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि लोगों का कहना था कि अगर युवराज ने इन सब लोगों को मारा क्योंकि जो देवयानी से शादी करना चाहता था, तो फिर उसने खुद को गोली क्यों मार ली। दूसरी बात, अगर वो अपनी माँ से नाराज था तो सबसे आखिरी में उसने अपनी माँ को क्यों मारा। उन्हें अपनी माँ को सबसे पहले मारना चाहिए था। तीसरी बात, युवराज दीपेंद्र का पोस्टमार्टम क्यों नहीं करवाया गया। चौथी बात, इतने बड़े हत्याकांड की जांच के दौरान एक भी फोरेंसिक एक्सपर्ट क्यों नहीं थे। और सबसे बड़ी बात, जिस जांच में स्कॉटलैंड यार्ड जैसी इतनी बड़ी एजेंसी जुड़ी हुई थी, वो हर काम में इतनी ढिलाई कैसे बरत सकते थे और सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट पेश कर दी। इस जांच में जमीनी तौर पर कुछ किया ही नहीं था। इसके अलावा सबसे बड़ी बात ये थी कि युवराज दीपेंद्र राइट हैंडेड थे, पर जो गोली उन्हें उनके सिर पर मारी गई थी वो सिर के बाएं वाले हिस्से से होते हुए दाईं तरफ निकली थी। जो व्यक्ति अपने सारे काम सीधे हाथ से कर रहा है, खुद को बाएं हाथ से गोली क्यों मारेगा। इस हत्याकांड के कई और थ्योरीज हैं। इस थ्योरीज में भी दीपेंद्र को ही दोषी माना गया, बस कारण अलग था। दरअसल 1990 में नेपाल की जनता सड़कों पर आ गई थी, क्योंकि वो अपने लिए लोकतंत्र चाहते थे और राजा वीरेंद्र अपनी प्रजा को बहुत प्यार करते थे, इसलिए वो लोकतंत्र के समर्थन में थे। लेकिन युवराज दीपेंद्र ये बिल्कुल नहीं चाहते थे। लेकिन युवराज दीपेंद्र के ना चाहते हुए भी राजा वीरेंद्र ने वहां संसदीय प्रणाली लागू कर दी, लेकिन तब भी जरूरी ताकतें अपने पास ही रखी। दूसरी तरफ धीरे धीरे नेपाल में माओवादी अपने पैर पसार रहे थे और 2000 के आते आते वो बहुतायत में हो गए थे। लेकिन राजा वीरेंद्र उनसे निपटने के लिए सेना का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनका कहना था हम अपने ही लोगों पर सेना का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि बातचीत से हम इस मसले को हल करेंगे। लेकिन युवराज दीपेंद्र चाहते थे कि सेना का इस्तेमाल कर पिता वीरेंद्र माओवादियों का खात्मा करे, और साथ ही युवराज दीपेंद्र नेपाल में पूर्ण राजशाही चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने पिता को मार डाला। लेकिन अगर वो सत्ता चाहते थे तो फिर उन्होंने अपनी जान क्यों ली। एक और थ्योरी ये है कि उस रात दीपेंद्र की मुखौटे पहनकर कई लोग पार्टी में शामिल थे और उन्होंने ही सबको मार डाला, यहाँ तक कि युवराज दीपेंद्र को भी। और ये सब भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ और अमेरिकन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी CIA का ज्वाइंट ऑपरेशन था, लेकिन इसके कोई सबूत नहीं मिले। एक और थ्योरी आती है जिसमें कहा जाता है कि यह हत्याकांड राजकुमार ज्ञानेंद्र के द्वारा करवाया गया था, क्योंकि इस पूरे हत्याकांड में राजा ज्ञानेंद्र के परिवार का कोई भी सदस्य मारा नहीं गया था।
राजकुमार पारस को कुछ नहीं हुआ था, उनकी पत्नी हिमानी को कुछ नहीं हुआ था, उनकी बहन प्रेरणा को भी कुछ नहीं हुआ था और उनकी माँ को गोली लगी थी, लेकिन वो रिकवर कर गईं। और इस पार्टी में खुद राजकुमार ज्ञानेंद्र आए ही नहीं थे, क्योंकि वो उस समय पोखरा में थे। लोगों का मानना था कि सत्ता की लालच में राजकुमार ज्ञानेंद्र ने ये सब करवाया, क्योंकि राजा वीरेंद्र या उनके कोई भी वारिस रहते वो कभी भी राजा नहीं बन पाते, इसलिए उन्होंने राजा बनने के लिए ये सब किया। लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा एक बात और बताई गई कि जब ये हत्याकांड हुआ उस समय सिर्फ पारस की मां कोमल बस बिलियर्ड्स रूम में थी। उसके अलावा बहन प्रेरणा और पत्नी हिमानी दूसरे शाही कमरे में थी। युवराज दीपेंद्र के अंगरक्षक लाल बहादुर मगर के अनुसार राजकुमार पारस ने ही सब पर गोलियां चलाई थी। लाल बहादुर मगर भी अन्य प्रत्यक्षदर्शियों में से एक थे। हालांकि रानी कोमल को जो गोली लगी थी वो जानलेवा भी थी, लेकिन वो रिकवर कर गईं और इस घटना में राजकुमार पारस को भी कुछ चोटें आई थी। इन सभी थ्योरीज के बाद आता है एक श्राप, जिसकी वजह से ये सब हुआ। राजा वीरेंद्र की 10 पीढ़ी पहले हुए राजा पृथ्वी नारायण शाह जो एक बार जंगल में गए, उन्हें वहां एक सिद्ध संत मिले। राजा ने उनका अभिवादन किया और उन्हें पीने के लिए दही दिया। संत ने थोड़ा सा दही पिया और बचा हुआ राजा को लौटा दिया, लेकिन राजा ने संत के दिए हुए प्रसाद को संत का जूठा मान के जमीन पर डाल दिया, जिससे नाराज होकर संत ने पृथ्वी नारायण शाह को श्राप दिया कि तूने मेरे प्रसाद का अपमान किया है, तेरी आगे आने वाली 10 पीढ़ी ही राज्य करेगी, 11वीं पीढ़ी से तेरा शासन खत्म हो जाएगा। और ऐसा हुआ भी। राजा वीरेंद्र की मौत के बाद अगले राजा ज्ञानेंद्र बने। कुछ समय तक वो पुराने संवैधानिक राजशाही के साथ शासन करते रहे, लेकिन सन 2005 में उन्होंने संपूर्ण नेपाल में संपूर्ण राजतंत्र लागू कर दिया। लेकिन 2006 में उन्हें जनता के लगातार प्रदर्शन की वजह से संवैधानिक राजशाही लानी पड़ी और 2008 में राजतंत्र को पूरी तरह से हटाकर लोकतंत्र आ गया। इस तरह संत के श्राप वाली बात भी सत्य लगती है, क्योंकि 11वीं पीढ़ी में सच में उनका शासन खत्म हो गया। तो यह थी कहानी दरबार हत्याकांड की, जिसका सही मायने में कहा जाए तो कातिल का आज तक पता नहीं चला। जय हिंद, जय भारत।